हाय गाइस, आई एम आशिया। स्टार एके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इतिहास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पाषाण काल पढ़ेंगे, है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। इससे पहले जो मेरी 2 वीडियो थी उसमें मैंने पहली वीडियो में इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ाया था और सेकेंड वीडियो में इतिहास का काल विभाजन पढ़ाया था लिखित सामग्री के आधार पर, ठीक है। तो उसको भी उसमें जो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल प्राग इतिहास का हिस्सा है, ठीक है। पाषाण काल प्राग इतिहास का हिस्सा है। प्राग इतिहास क्या है? तो प्राग इतिहास वह इतिहास है जो मैंने पहले भी बताया था कि जहां हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य, मैंने कहा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य वे होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कभी कहीं की खुदाई करें तो खुदाई से हमें क्या क्या प्राप्त होंगे? ईंटें, पत्थर, कंकड़, मतलब जो लोहा, लकड़ी, जो भी जमीन से प्राप्त होते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। लेकिन हम जो पुरातात्विक साक्ष्य, जिन पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वहां से हमें सिर्फ और सिर्फ पत्थर मिलेंगे और हड्डियां मिलेंगी, है ना। मानव की हड्डियां मिलेंगी, कंकाल मिलेंगे और सिर्फ पत्थर मिलेंगे, जिसके आधार पर हम इसको क्या कहेंगे? पाषाण काल कहेंगे, ठीक है। पाषाण काल। अभी मैंने कहा कि पुरातात्विक साक्ष्य, तो पुरातात्विक साक्ष्य है तो उनको रखने के लिए एक विभाग भी होगा, ठीक है। तो पुरातात्विक विभाग पहले समझ लेते हैं। पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक विभाग के जो संस्थापक हैं वो हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1860 में। और किसकी सहायता से इन्होंने इस विभाग की स्थापना की थी? तो उस समय का जो लॉर्ड था, उस समय का जो मतलब हमारे यहाँ का गवर्नर जनरल था, तो वो था लॉर्ड कैनिन, है ना। तो इन्होंने जो इस विभाग की स्थापना की थी वो की थी लॉर्ड कैनिन के कहने पर, है ना। कैनिन की सहायता लेके इन्होंने किसकी स्थापना की थी? पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, जहां हमारे पुरातात्विक साक्ष्यों को संभाल कर रखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, जैसे मैंने भी कहा, पत्थर का काल, तो इसको हम प्रस्तर युग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तर युग भी कह देते हैं। प्रस्तर युग, प्रस्तर युग। देखिए, पाषाण काल का जो मानव था वो सिर्फ और सिर्फ शिकार पर और पत्थरों पर ही डिपेंड था। एक तरीके से कह सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों पर और शिकार पर ही डिपेंड था। उसको रहने के लिए घर चाहिए तो भी पत्थर का था, है ना। औजार का यूज करता था तो भी पत्थर के होते थे। हथियार का यूज करता था तो भी पत्थर के यूज के ही होते थे। हथियार का यूज करता था वो शिकार करने के लिए। और इस काल के मानव को हम आखेटक या खाद्य संग्राहक भी कहते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, है ना। आखेटक को क्या बोलते हैं? शिकारी। तो इस समय का मानव जो था वो क्या था? आखेटक था और खाद्य संग्राहक था, मतलब खाने को यानी भोजन को इकट्ठा करता था, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, पाषाण काल। तो पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 25 लाख से 3000 BC का माना जाता है ना। तो जो पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो 25 लाख BC से 3000 BC का माना जाता है। BC बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लें, BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो घटनाएं हैं जितनी भी, उनको हम किस में लिखते हैं? BC में लिखते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को किस में लिखते हैं? AD में लिखते हैं, यानी एनो डोमिनी में लिखते हैं, ठीक है। अब पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है ना। पाषाण काल को इतिहासकारों ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 नव पाषाण काल।
मैंने कहा नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को मीसोलिथिक और नव पाषाण काल को न्यूलिथिक भी कहते हैं। तो पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 25 लाख से 10,000 BC, ठीक है। 25 लाख से 10,000 BC माना जाता है। और मध्य पाषाण काल का हो जाएगा 10,000 से 7,000 BC, ठीक है। और नव पाषाण काल का टाइम पीरियड हो जाएगा 7,000 से 3,000 BC, ठीक है, 3,000 BC। तो मैंने कहा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड हो गया। अब उसके बाद में अगर हम बात करें आगे की, तो पुरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है ना। पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा है? तो इन्होंइन्होंने जो ये पुरा पाषाण काल है इसको बांटा है जलवायु परिवर्तन प्लस औजार और हथियार के आधार पर पुरा पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है ना। तो पुरा पाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका निम्न पुरा पाषाण काल, नंबर 2 है मध्य पुरा पाषाण काल और नंबर 3 है उच्च पुरा पाषाण काल। बात समझ में आई? ठीक है। किसके आधार पर बांटा है? तो मैंने बताया जलवायु परिवर्तन और औजार प्लस हथियार। कहने का मतलब मेरा ये है कि उस समय का जो जलवायु परिवर्तन रहा होगा है ना, कुछ जलवायु में कुछ परिवर्तन हुआ होगा जिसके आधार पर इतिहासकारों ने इसको कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। साथ ही साथ वहाँ यूज होने वाले औजार और हथियार पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और हो गए। जैसा कि आज हम देखें, आज से अगर हम 20 साल पहले के कुछ औजार या हथियार देखें तो हमारे भी कुछ और रूप था उनका, और आज के हथियारों और औजारों का रूप और इस्तेमाल बहुत अलग तरीके से होता है, यानी तकनीकी में परिवर्तन कह सकते हैं। तो बस कुछ नहीं है, बस तकनीकी के परिवर्तन के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया है, उसको 3 उपभागों में बांट दिया है। किसको? पुरा पाषाण काल को। ठीक है, पुरा पाषाण काल को। आगे देखते हैं। तो मैंने बताया पुरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। नंबर 1 निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल को हम कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मध्य पुरा पाषाण काल को कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक और उच्च पुरा पाषाण को कहते हैं अपर पैलियोलिथिक, है ना। अपर पैलियोलिथिक कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बस इतना है कि पहले जो औजार थे वो कुछ बड़े पत्थरों के थे पत्थरों के ही औजार भी और हथियार, बाद में थोड़े छोटे हुए, उसके बाद और छोटे हुए, यानी तकनीकी में परिवर्तन आते गए, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके जो निम्न पुरा पाषाण काल के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका आदि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, भीमबेटका। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका भोपाल के पास गुफा है ना, जिसमें हमें उस काल के यानी पाषाण काल की जो चित्रकला है वो दिखाई देती है ना। तो दीवार, जो भीमबेटका की जो दीवारें हैं वहाँ हमें पत्थरों पर क्या दिखाई देती है? चित्रकला दिखाई देती है ना। तो उस समय की जो चित्रकला है वो कहाँ मिलती है हमें? भीमबेटका में मिली है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अगर मध्य पुरा पाषाण काल में साक्ष्यों की बात करी जाए तो यहाँ के जो साक्ष्य हैं वो हमें सर्वाधिक महाराष्ट्र के भी चिरकी बेनासा से प्राप्त हुए हैं, यूपी के वाराणसी, बेलन घाटी जो इलाहाबाद में पड़ता है आदि से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर उच्च पुरा पाषाण काल पे आए तो यहाँ जो साक्ष्य हैं वो मध्य प्रदेश, झारखंड, भीमबेटका, कुरनूल की गुफा, पुष्कर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, इनाम गांव महाराष्ट्र में आदि से प्राप्त हुए हैं। बात क्लियर है? ठीक है, आगे की बात करते हैं औजार। तो देखो औजार जो थे निम्न पुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो उसमें प्रमुख औजार थे हस्तकुठर, खंडक और
बिदारणी, हस्तकुठक, खंडक और बिदारणी। क्या करता था, देखो जब उस समय जब धातुएं नहीं थी तो उस समय का मानव क्या करता था कि औजारों को ऐसा रूप देता था जो मतलब पत्थरों को ऐसा रूप देता था जो औजार और हथियार दोनों का काम कर सकें। ठीक है, तो इन्हीं पत्थरों के औजारों से वो शिकार करता था, हथियारों से शिकार करता था और औजारों का यूज करके वो उसको मांस को चीरता फाड़ता, जो भी था खाने के लिए प्रयोग में लाता था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ अगर देखें तो मध्यपुरा पाषाण काल में जो औजार थे तो ऐसे ही, लेकिन क्या था, थोड़े से छोटे थे, है ना, थोड़े से क्या थे, छोटे थे। उसके बाद अगर आगे देखते हैं उच्चपुरा पाषाण काल में, तो उच्चपुरा पाषाण काल के औजार जो थे वो बहुत पतले थे। ठीक है, पतले और सांकरे थे। अब अगर आगे की बात करें तो ये तो होगी औजारों की बात। अगर हथियारों की बात करें तो हथियार जो निम्नपुरा पाषाण काल के थे, वो निम्नपुरा पाषाण काल के जो हथियार थे वो थे पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। पेबुल क्या था, पेबुल एक ऐसा पत्थर था जो समुद्र के किनारे पानी की रगड़ से चिकना और सपाट हो जाता है, उसको क्या नाम दिया है, पेबुल कहा है ना। तो पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। अब चॉपर क्या था, तो चॉपर कुछ भी नहीं था, पेबुल का ही एक बड़ा रूप था जिसको चॉपर कहा। और चॉपिंग क्या था, तो चॉपिंग था आपका द्विधारी हथियार, है ना। कौन सा था, द्विधारी यानी जिसकी दो धारें थी, कह सकते हैं हम, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये इस तरीके का पत्थर था कुछ, जिसमें दोनों तरफ क्या थी, धार बनी हुई थी, तो इसको कहेंगे द्विधारी। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं तो जो मध्यपुरा पाषाण काल में जो हथियार आएंगे वो थे कोर, फलक और भेदनी। कोर, फलक और भेदनी यानी नुकीले औजार थे। कैसे औजार थे, नुकीले औजार थे, हथियार थे। ठीक है, और उसके बाद आगे की बात करते हैं तो उच्चपुरा पाषाण काल में क्या था, ब्लेड जैसे, बहुत ही पतले ब्लेड जैसे, छोटे तो थे ही, साथ के साथ कैसे थे, ब्लेड और पतले जैसे। हाँ, एक चीज यहाँ बता दूं कि जो मध्यपुरा पाषाण काल में जो हथियार यूज किए जाते थे या औजार यूज किए जाते थे वो कौन से पत्थर के थे, तो ये थे क्वार्टजाइट के, है ना, क्वार्टजाइट। ये एक बहुत मजबूत पत्थर हुआ करता था, मजबूत किस्म का पत्थर हुआ करता था। तो मध्यपुरा पाषाण काल में जो हमें औजार मिले हैं वो मिले हैं क्वार्टजाइट पत्थर के औजार मिले हैं और हथियार। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई होगी सभी को। ओके, तो एक बार एक हल्का सा रिवीजन कर लें। मैंने कहा प्राचीन भारतीय इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं, पाषाण काल किसका हिस्सा है, तो प्राग ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। प्राग ऐतिहासिक काल जहां हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य, मैंने कहा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। अब पुरातात्विक साक्ष्य में दो प्रकार के होंगे, है ना। एक तो हमें मिलेंगे जैसे पत्थर वगैरह, और एक मिलेंगे जैसे हड्डियां वगैरह, है ना। तो दो तरीके के साक्ष्य मिलेंगे, लकड़ी, हड्डी। तो पत्थरों को छोड़ने के बाद में जो साक्ष्य मिलेंगे हमें, मुद्राएं हों या कुछ भी हो, है ना, मुद्राएं हों या फिर हड्डियां हों या लकड़ियां हों, कोयले हों, ये सब इन सब साक्ष्यों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है कार्बन डेटिंग के अनुसार। किसके अनुसार, कार्बन डेटिंग के अनुसार किया जाता है। कार्बन में कौन सा कार्बन लेंगे, तो कार्बन लेंगे 14, कार्बन 14 के अनुसार किया जाता है। कार्बन 14 क्या करता है, कार्बन 14 जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उनकी मतलब वो कितने साल पुराने हैं ये सब बताता है ना, उसकी एज बताता है। किसी भी चीज की क्या बताता है, हमें एज बताता है। तो एज भी कैसे बताएगा, जैसे मान लीजिए इसकी हाफ लाइफ होती है, इसकी जो हाफ लाइफ कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है 5560 या बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा 5730। ठीक है, ये इसकी हाफ लाइफ होती है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज नीचे जमीन में दब गई है तो उसकी जो आधी लाइफ है वो कितनी होगी, इतनी होगी, है ना, आधा, यानी वो आधा खत्म हो चुका है। तो उसका आधा खत्म हो चुका है, ये हमें किससे पता पड़ जाएगा, कार्बन 14 से पता पड़ जाएगा। ठीक है, हाफ लाइफ निकालते हैं जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की आधी क्या, अर्धायु क्या, आधी एज को क्या बोल देते हैं,
हाफ लाइफ यानी अर्धायु कह देते हैं। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार हम इस चीज़ के बारे में पता करते हैं। इसको और ढंग से पढ़ाएंगे किसी दिन, लेकिन अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ तक बस इतना ही समझ लो। आज का जो हमारा टॉपिक था वो पाषाण काल पे था। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। हाँ, मानती हूँ कि ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ठीक से समझा पाई हूँ, है ना। तो बस इतना ही आज के लिए, और आगे बात करेंगे हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पे। थैंक यू सो मच।